1947 में इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही इसका पार्टीशन भी हुआ। एज अ रिजल्ट दो इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान दो डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट्स वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में बना था, जो एक दूसरे से लगभग 1600 किलोमीटर्स दूर थे और बीच में था इंडियन लैंड। ये पार्टीशन रिलीजियस लाइन के बेसिस पे किया गया था, इसीलिए पंजाब और बंगाल जैसी प्रोविंसेस को रेड क्लिफ लाइन से बांटा गया, जिसकी वजह से पंजाब वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब में स्प्लिट हो गया और बंगाल वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट बने तो ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल इंडिया का, जिससे दोनों रीजन में मास डिस्प्लेसमेंट, कम्युनल राइट्स और बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुए। इस टाइम 10 से 20 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया और लगभग 2 लाख से 10 लाख लोग मारे गए। इस न्यूली बिल्ट पाकिस्तान में मेजर एथनिक ग्रुप बंगालीज थे, जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 42 मिलियन थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में मेजर एथनिक ग्रुप पंजाबीज, पख्तून, सिंधीज, बलोच और मुहाजिर्स थे और वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन अराउंड 34 मिलियन थी। ऑल्दो बंगालीज की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इकोनॉमी, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के मामले में ज़्यादा प्रायोरिटी वेस्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा था, उनमें भी स्पेशली पंजाबीज और मुहाजिर्स को। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 60 to 70% कंट्रीब्यूट करने और ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान को नेशनल बजट का केवल 25 to 30% दिया जाता था और कम पॉपुलेशन होने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान को नेशनल बजट का 70 to 75% हिस्सा मिलता था। इसके अलावा दोनों रीजन्स में मेजॉरिटी लोग तो मुस्लिम्स थे, लेकिन इनकी भाषाएं अलग अलग थी। वेस्ट पाकिस्तान में मेनली उर्दू और पंजाबी बोला जाता था, तो वहीं ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 21 मार्च 1948 को ईस्ट पाकिस्तान के दौरे पर ढाका के रेस कोर्स मैदान में बंगाली को छोड़कर उर्दू को एकमात्र स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो इसे एक डाइवर्स नेशन को यूनिफाई करने के लिए कॉमन लैंग्वेज के रूप में देखते थे, जो मुस्लिम आइडेंटिटी का कॉमन सिंबल है। इसके बाद ऑफिशियल वर्क्स के लिए बंगाली लैंग्वेज का यूज़ बंद कर दिया गया और करेंसी और स्टैम्प से भी बंगाली लैंग्वेज हटा दिया गया। इस उर्दू इम्पोजिशन के अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लीडरशिप के अंडर वाइड स्प्रेड आंदोलन, मास डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया और इन प्रोटेस्ट को बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट कहा गया। बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्पेशली 21 फरवरी 1952 को होने वाले प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसके तहत सभी पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज और 4 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिटीजन्स इस गवर्नमेंट बैन को डिसोबे कर 21 फरवरी 1952 को प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस, ढाका मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस और ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज की और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन को बढ़ता देकर पुलिस ने स्टूडेंट्स पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और इनमें कई लोग मारे गए, जिनमें से 5 लोगों को ऑफिशियली मार्टियर्स डिक्लेयर किया गया। इस इंसिडेंट के बाद 21 फरवरी को बांग्लादेश में ये दिन लैंग्वेज मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 1999 में यूनेस्को ने इस दिन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे डिक्लेयर कर दिया था, जिसके रिटर्न में 7 मई 1954 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उर्दू के साथ बंगाली को भी ऑफिशियल स्टेटस ग्रांट कर दिया और 1956 में बंगाली को ऑफिशियली स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया। 1947 से 1971 के बीच पाकिस्तान जो एक जोग्राफिकली डिवाइडेड नेशन था, उसके अंदर फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है और ईस्ट पाकिस्तान को कल्चरल सप्रेशन, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ रहा था। मतलब उनके लैंग्वेज, ट्रेडिशन, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को कमज़ोर किया जा रहा था और मिटाया जा रहा था। वेस्ट पाकिस्तान वाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अंडर ईस्ट पाकिस्तान के वेल्थ और रिसोर्सेज को वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगाया जा रहा था और ईस्ट पाकिस्तान को केवल एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा था और
उन्हें पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग पावर और रिप्रेजेंटेशन से एक्सक्लूड किया जा रहा था। इसके बाद 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान खुद को नेग्लेक्टेड वल्नरेबल फील करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी उसके डिफेंस पे ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान पर हो रहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए 1966 में शेख मुजीबुर रहमान 6 पॉइंट डिमांड उठाते हैं, जो आवामी लीग के फाउंडर, लीडर और सेंट्रल फिगर थे और ईस्ट पाकिस्तान के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। ये 6 डिमांड्स थे। फर्स्ट, पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए जिसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो और स्टेट्स के पास रेसिडुअल पावर्स हो। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करे और बाकी सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के अंडर होने चाहिए। थर्ड, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लिए सेपरेट करेंसीज हो या स्ट्रिक्ट फिस्कल कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया जाए। फोर्थ, टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का पावर फेडरल यूनिट्स के पास होना चाहिए। फिफ्थ, ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हो। एंड सिक्स्थ, ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेट पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो। वेस्ट पाकिस्तानी लीडर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट डिमांड्स को रिजेक्ट करते हुए इसे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए सेपरेटिस्ट कॉन्स्पिरेसी बताया और इसीलिए 8 मई 1966 को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के अंडर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस टाइम पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी। 1968 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शेख मुजीबुर रहमान और 34 और लोगों को अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व करते हुए उन पर सेडिशन का केस फाइल किया, जिसमें उन पर इंडिया के अगरतला में इंडियन ऑफिशियल से मिलने और इंडियन सपोर्ट से ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का एलिगेशन लगाया गया। शेख मुजीबुर रहमान और 34 और मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स को फॉर्मली 9 मई 1968 को अरेस्ट किया गया। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान पहले से ही 9 मई 1966 से जेल में थे। इस केस का ट्रायल 19 जून 1968 को स्टार्ट हुआ। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड मास मूवमेंट्स और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से अयूब खान गवर्नमेंट को 22 फरवरी 1969 को मुजीबुर रहमान और बाकी सभी लोगों को रिलीज़ करना पड़ा और साथ में अगरतला केस में विड्रॉ करना पड़ा। इस वक्त तक जनरल अयूब खान के 1958 में मिलिट्री कूप से स्टार्ट हुए 10 ईयर रूल के अगेंस्ट नेशन वाइड मैसिव प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट का माहौल था, जिसके कारण केओस की सिचुएशन हो गई थी और उन्हें 25 मार्च 1969 को प्रेसिडेंट के पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने जनरल याह्या खान को सत्ता सौंपी और जनरल याह्या खान पावर में आते ही पाकिस्तान में जल्द डेमोक्रेटिक रूल लाने और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने का वादा करते हैं। जनरल याह्या खान के अंडर 1970 में होने वाले नेशनल असेंबली इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान को उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा सीटें मिली। 300 जनरल सीट्स में 162 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान को मिली और 138 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान को। 13 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व थी, 7 ईस्ट पाकिस्तान में और 6 वेस्ट पाकिस्तान में। 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और इसके रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान के 169 सीट में से 167 सीटें जीती और 313 सीट्स की नेशनल असेंबली में उन्होंने मेजॉरिटी गेन कर ली, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो वहीं वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 144 में से 86 सीटें जीती, मगर वो ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाए। ये रिजल्ट्स ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच स्टार्क रीजनल और पॉलिटिकल डिवाइड को हाईलाइट करता है और आवामी लीग को विनर डिक्लेयर किया गया। मतलब अब ईस्ट पाकिस्तान का एक लीडर पूरे पाकिस्तान पे रूल करने वाला था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ और मिलिट्री एलीट्स को ये रिज़ल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया।
पीपीपी ईस्ट पाकिस्तान में कोई सीट नहीं जीत पाया तो आवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान में, और इसी रीजनल पोलराइजेशन का हवाला देते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान से नेशनल गवर्नमेंट बनाने का या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का कोई मैंडेट या सपोर्ट नहीं मिला है। उन्होंने महागठबंधन या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स पर जोर दिया और प्रोमिनेंटली कहा, इधर हम उधर तुम। पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान से मिले और जनरल याहिया खान ने 1 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली के फर्स्ट सेशन को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस मूवमेंट में मास प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और सिविल डिसोबीडियंस शामिल था और ऑटोनॉमी के लिए स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट जल्दी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में चेंज हो गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक हिस्टोरिक स्पीच डिलीवर किया, जहां वो कहते हैं, ये स्ट्रगल हमारे फ्रीडम के लिए है, ये स्ट्रगल हमारे इंडिपेंडेंस के लिए है। पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्पेस के ऊपर अपनी सारी फ़्लाइट्स और डोमेस्टिकली भी कई फ़्लाइट्स को रोक दिया। इसी टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से कुछ स्पेशल पैसेंजर्स को ढाका लाया गया। ये स्पेशल पैसेंजर्स कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री पर्सनल्स थे, जिन्हें बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रश करने के लिए और मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान लाया गया था। 25 मार्च 1971 की रात के लगभग 11:30 बजे ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया गया। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करना और सभी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑपोजिशन को ख़त्म करना था। ऑपरेशन के स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही 26 मार्च 1971 को सुबह के लगभग 1:30 बजे शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस अरेस्ट से पहले ही उन्होंने अपने घर से एक टेलीग्राम भेजकर बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। सबसे पहले अवामी लीग के एम.ए. हनन ने चित्तागोंग के एक रेडियो स्टेशन से ये डिक्लेरेशन पढ़ा, जिसके बाद मेजर जियाउर रहमान ने 27 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के बिहाफ पे ये डिक्लेरेशन पढ़ा और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। इधर सोल्जर्स ने अनआर्म्ड सिविलियंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के मेंबर्स पे अटैक करना स्टार्ट किया। मिलिट्री ने टैंक्स, आर्टिलरी और हैवी वेपन्स का यूज़ करके रेसिडेंशियल एरियाज़ पे अटैक किया, जिससे मास मर्डर, आगजनी और बड़े पैमाने पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ। इस रीजन को आइसोलेट करने के लिए मिलिट्री ने कम्युनिकेशन चैनल्स, ट्रांसपोर्ट, रेडियो और रेल सबको बंद कर दिया। न्यूज़पेपर ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और आवामी लीग के सपोर्टर्स और लीडर्स को चुन चुन कर मारा गया। इस जेनोसाइड में लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी आर्मी के ब्रूटल क्रैकडाउन के बाद रेबेलियस ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सोल्जर्स, पुलिस और आर्म्ड सिविलियंस ने गुरिल्ला रेसिस्टेंस की शुरुआत की। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से लड़ने के लिए एक सेना बनाई और उसका नाम मुक्ति वाहिनी मतलब लिबरेशन फोर्स रखा। इस ब्रुटैलिटी से बचने के लिए आवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया भाग आए। 10 अप्रैल 1971 को पाकिस्तान मिलिट्री क्रैकडाउन से भागकर कोलकाता में इकट्ठे हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के बांग्लादेशी मेंबर्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इन एग्जाइल का फॉर्मेशन किया। शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटी से बचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन सिविलियंस भी एज रेफ्यूजीज़ इंडिया आ गए और इन्होंने ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय में रेफ्यूज लिया था। लेकिन रेफ्यूजीज़ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने इंडिया के लिए सीरियस इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़ी कर दी। ये लोड इतना ज़्यादा था कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये सिचुएशन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इनटॉलरेबल हो गया। अप्रैल 1971 को एक हाई टेंशन कैबिनेट मीटिंग में इंदिरा गांधी आर्मी चीफ जनरल श्याम मानेक शॉ को इमीडिएटली अपनी आर्मी के साथ ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करने के लिए कहती हैं,
ताकि ये जेनोसाइड और रेफ्यूजी क्राइसिस ख़त्म किया जा सके, लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ ने इमीडिएट एक्शन लेने से मना कर दिया। इसके उन्होंने 3 मेन रीजंस बताए। फर्स्ट, इंडियन आर्मी अभी इतने बड़े अटैक के लिए तैयार नहीं है। वो देश के अलग अलग पार्ट्स में पोस्टेड है और उन्हें वॉर के लिए सही जगह पे पोस्ट करने के लिए टाइम चाहिए था। सेकंड, उनके पास तुरंत वॉर जीतने के लिए सफिशिएंट टैंक्स और आर्म डिविजन्स नहीं थे। एंड थर्ड, इस अटैक के लिए ये वेदर ठीक नहीं था। मॉनसून ईस्ट पाकिस्तान को दलदल में बदल देगा और मिलिट्री ऑपरेशंस को हिंडर करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ़ पिघलने से कई हिमालयन पासेस खुल जाते हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ इंटरवेंशन और 3 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जनरल सैम मानेकशॉ ने अपना रेजिग्नेशन भी ऑफ़र किया था, लेकिन इंदिरा गांधी उनके प्रैक्टिकल असेसमेंट से प्रभावित होकर वॉर पोस्टपोन कर देती है और उन्हें ऑटोनॉमी देती है कि जब वो ठीक समझे तब ये ऑपरेशन स्टार्ट करें। 3 मई 1971 को इंडिया ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद अटैक नहीं किया लेकिन मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। इंडिया ने ट्रेनिंग कैंप्स इस्टेब्लिश किए जहां बंगाली फाइटर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर, वेपन्स और खुफिया ट्रेनिंग मिली, जिससे वो कोऑर्डिनेटेड फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो सके और पाकिस्तानी आर्मी से इरेगुलर वॉर लड़ सके। तब यूएस और चाइना दोनों डिप्लोमेटिकली और स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, इसीलिए इंडिया को भी वॉर में जाने से पहले किसी बहुत पावरफुल कंट्री का डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्ण सिंह ने बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए। वो कई वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएस और यूके में डेलीगेशन लेके गए। इंडिया ने इनिशियली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन के ब्रुटैलिटी की वजह से इंडिया में हो रहे रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए सपोर्ट और पॉलिटिकल सेटलमेंट खोजने के लिए पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की मांग की। इंडिया को सभी जगह रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से सिंपैथी तो मिली, लेकिन किसी ने भी टेंजिबल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया। यूएसए पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए का क्लोज अलाई तो था ही, साथ ही पाकिस्तान यूएसए और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, और तो और वो पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहे थे। वेस्टर्न सपोर्ट की कमी और यूएस चाइना के वॉर में इंटरवेंशन के पॉसिबिलिटी के बीच इंडिया और सोवियत यूनियन ने 9 अगस्त 1971 को हिस्टोरिक इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। इस ट्रीटी में म्यूचुअल कंसल्टेशन और पोटेंशियल मिलिट्री असिस्टेंस का क्लॉज था, मतलब इंडिया या सोवियत यूनियन में किसी एक पे अटैक होने पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर उसका सामना करेंगे। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया कभी भी इस वॉर में इंटरवीन कर सकता है और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मदद कर सकता है। वो किसी भी तरह इंडिया का फोकस ईस्ट पाकिस्तान से हटाना चाहता था, इसीलिए वो सोचता है क्यों ना हम ही पहले इंडिया पे अटैक कर दें। 3 दिसंबर 1971 को शाम में पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च करता है और वेस्टर्न इंडिया में इंडियन एयरफोर्स के 11 एयर बेसेस जैसे कि अमृतसर, आगरा, पठानकोट और श्रीनगर में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इंडिया ने रिटेलिएट करते हुए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर की घोषणा कर दी और इसी के साथ इंडिया ऑफिशियली बांग्लादेश लाइब्रेशन वॉर में एंटर हो गया और इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 की शुरुआत हुई। 4 दिसंबर को जवाबी हवाई हमले में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तानी एयर बेसेस पे मैसिव अटैक लॉन्च किए और वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट, जिससे लीड कर रहा था आईएनएस विक्रांत, उसने अपने सी हॉक फाइटर्स का यूज़ करके चित्तगोंग और कॉक्स बाज़ार जैसे वाइटल सी पोर्ट्स पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिया और उन्हें बैडली डैमेज कर दिया। उसी रात इंडियन नेवी ने वेस्टर्न फ्रंट पे ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था कराची में पाकिस्तानी नेवल वेसल्स और हार्बर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने सोवियत मिड ओसा क्लास मिसाइल बोट्स का यूज़ किया, जो साइज़ में तो छोटी थी लेकिन डेंजरस मिसाइल्स लाइक P-15 टर्मिनेट से हमला कर सकती थी। बट प्रॉब्लम ये था कि ये मिसाइल बोट सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती थी, इसीलिए इंडियन नेवी ने ओसा क्लास मिसाइल बोट्स को कराची पोर्ट के पास लाने के लिए
आईएनएस स्केल्टन जैसे पेटिया क्लास फ्रिगेट्स और बड़े एस्कॉर्ट शिप्स का यूज़ किया। कराची पोर्ट के पास मिसाइल बोट्स को स्टार्ट किया गया और रात के लगभग 10:30 बजे इन्होंने एक सरप्राइज नेवल स्ट्राइक किया जिसमें पाकिस्तानी बैटल शिप्स पीएनएस खैबर, पीएनएस मुहाफिज और कार्गो शिप एमवी वीनस चैलेंजर डूब गए और साथ ही कराची के फ्यूल स्टोरेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसी रात पाकिस्तानी फोर्सेस ने राजस्थान के थार डेजर्ट में लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर अटैक कर दिया। उस समय पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के लीडरशिप में केवल 120 सोल्जर्स बॉर्डर पर पोस्टेड थे और उनके सामने थे 2000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनके पास 40 से 45 टैंक्स और हैवी आर्टिलरी गन्स थे। इस अटैक को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी को इंडियन एयरफोर्स की मदद चाहिए थी। जैसलमेर एयर बेस पे 4 हॉकर हंटर जेट्स तो थे लेकिन उनमें नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ का अभाव था, मतलब वो केवल डे लाइट में ही इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन पीछे हटने के बजाय इंडियन आर्मी ने पोस्ट को डिफेंड किया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के टैंक्स को फंसाने के लिए माइंस और सैंड का इस्तेमाल किया। साथ ही पूरी रात उन्होंने मशीन गन्स और मोटर से हाई वॉल्यूम में फायरिंग की। ये फायरिंग बहुत लो कैलिबर की थी, इसीलिए टैंक्स को तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इतनी हैवी फायरिंग सुन के पाकिस्तानी फोर्सेस को लगा कि वहां हज़ारों इंडियन सोल्जर्स हैं और रात को उनसे भिड़ना सही नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये अटैक सुबह तक पोस्टपोन कर दी। सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स के हंटर एयरक्राफ्ट्स लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पहुंच गए और उन्होंने कई पाकिस्तानी टैंक्स और व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने हैवी लॉसेस होने पर और बुरी तरह से हारने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इधर 6 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को पहला सिटी जैसोर लाइब्रेट हो गया, लेकिन बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए ढाका को कैप्चर करना ज़रूरी था क्योंकि ढाका ही ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था। 7 दिसंबर को इंडियन ट्रुप्स ने सिलहेट टाउन कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया और 9 दिसंबर को सिलहेट टाउन को भी पाकिस्तान से लाइब्रेट करवा लिया। इसके बाद अब उन्हें मेघना रिवर क्रॉस करके ढाका की ओर बढ़ना था, लेकिन मेघना रिवर के ईस्टर्न कोस्ट पर एक हैवीली फोर्टिफाइड और क्रूशल क्रॉसिंग पॉइंट आशुगंज प्रेजेंट था। इंडियन आर्मी ना तो नदी के पार जा पा रही थी और ना ही भारी टैंकों को तेज़ी से ला पा रही थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेजर जनरल सगत सिंह ने MI-4 हेलीकॉप्टर्स की मदद से ट्रूप्स और लाइट आर्टिलरीज को एयरलिफ्ट करके मेघना के पार भेज दिया, जिससे वो बिना लड़े ही आशुगंज जीत गए और वहाँ तैनात पाकिस्तानी आर्मी बस देखते ही रह गई। पर तभी इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान में रोकने और अपने एलाई पाकिस्तान को बचाने के लिए यूएसए ने अपने टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दिया। इस बेड़े में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, गन डिस्ट्रॉयर्स, एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और बहुत से सपोर्ट वेसल्स थे। दूसरी तरफ यूके ने भी अपनी ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कुछ नेवी शिप्स को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया। पाकिस्तान, यूएसए और यूके से एक साथ लड़ना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, पर तभी सोवियत यूनियन ने पैसिफिक फ्लीट से अपने न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन और वॉरशिप्स को इंडिया के सपोर्ट में भेज दिया और एक न्यूक्लियर वॉर के डर से यूएस और यूके के फ्लीट इंडिया की तरफ और आगे नहीं बढ़े और एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने इंडिया की एक और बहुत बड़ी मदद की थी। इंडिया के वॉर में एंटर करते ही पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में अपील किया था कि इंडिया को सीज़ फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस किया और इंटेंस डिस्कशंस हुई। इस मीटिंग में यूएस, चाइना और यूके चाहते थे कि इंडिया को इमीडिएटली सीज़ फायर कर देना चाहिए और अपने ट्रुप्स को विड्रॉ कर देना चाहिए, लेकिन सोवियत यूनियन ने इस रेजोल्यूशन को 2 बार वीटो कर दिया था। इंडियन आर्मी चारों तरफ से जीतते हुए ढाका की तरफ बढ़ रही थी। इसे देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेड पीछे हटते हुए ढाका की तरफ जाने लगे और ऐसा हो जाता अगर तो ढाका को लाइब्रेट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक कंबाइंड ऑपरेशन अंजाम दिया।
11 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स ने 46 से 48 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से 800 से 1000 पैराट्रूपर्स को तंगेल रीजन में ड्रॉप किया ताकि पुंगली ब्रिज पर कब्जा किया जा सके और बढ़ रही पाकिस्तानी फोर्सेस को रोका जा सके। उन्होंने ब्रिज पर कब्जा कर लिया, जिससे ढाका जाने वाला नॉर्दर्न रूट ब्लॉक हो गया और इंडियन आर्मी तेजी से ढाका की तरफ बढ़ पाई। अब ढाका चारों तरफ से इंडियन आर्मी से घिर चुका था और इंडिया ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर की डिमांड रख दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी सरेंडर नहीं किया था। 14 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स को एक खुफिया जानकारी मिली कि ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर AM मलिक अपने कैबिनेट के साथ ढाका के गवर्नर हाउस में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तभी इंडियन एयरफोर्स ने अपने Mi-21 जेट्स की मदद से चलती मीटिंग में एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले ने गवर्नर और उनके पूरे कैबिनेट को ऑन स्पॉट रिजाइन देने के लिए मजबूर कर दिया। इन लोगों का रेजिग्नेशन ईस्ट पाकिस्तान में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल कोलैप्स को दर्शाता है। 15 दिसंबर को इंडियन फोर्स और मुक्ति वाहिनी ने ढाका में पाकिस्तान डिफेंसेस को डिसमेंटल कर दिया, जिससे पाकिस्तानी रेसिस्टेंस कोलैप्स हो गया। ढाका को कैप्चर किया जा चुका था और इंडियन नेवी ने सी रूट भी ब्लॉक कर दिया था, मतलब अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। इंडियन आर्मी चीफ जनरल शैम मानेकशॉ ने ईस्ट पाकिस्तान के आर्मी कमांडर जनरल नियाजी से पाकिस्तानी आर्मी के अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड की। 16 दिसंबर को मेजर जनरल जैकब, जो इंडियन ईस्टर्न कमांड की चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्हें ढाका भेजा गया जनरल नियाजी से निगोशिएशंस करने के लिए। जनरल जैकब ने उन्हें 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया सरेंडर करने के लिए, जिसके बाद जनरल नियाजी सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। उसी दिन ढाका के रमना रेस कोर्स में पाकिस्तान की सरेंडर सेरेमनी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने फॉर्मली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया और अपना एपोलेट और राइफल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को हैंडओवर कर दिया। इस एक्ट का मतलब था पूरे पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर। इसी के साथ 93,000 पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर कर दिया, जिससे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ख़त्म हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इंडिया ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में ले लिया और बाद में शिमला एग्रीमेंट साइन होने के बाद उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया।